आज भारत की तारीख और साइंस का बहुत ही अहम तरीन दिन है, क्योंकि भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद की तरफ रवाना कर दिया है। एशिया का चाइना के बाद दूसरा मुल्क बन गया है। स्पेस रेस एक स्ट्रॉन्ग मुल्क ही अफोर्ड कर सकता है और भारत ने इसमें अपना नाम शामिल कर लिया है। ये मुश्किल तरीन और महंगा तरीन मिशन था, क्योंकि चंद्रयान 3 की कीमत 615 अरब भारतीय रुपए बताई जा रही है। इस मिशन को लेकर भारतीय साइंटिस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मिशन से पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हो चुके हैं। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भारत तीसरी दफ़ा चांद पर क्यों जाना चाहता है। वो इस वक्त भी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल है जो अभी तरक्की कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं है। वहाँ पे बेरोज़गारी और गुर्बत है। यही पैसा अपने लोगों पर खर्च करने की बजाय चंद्रयान मिशन क्यों भेज रहा है? आइए इसको समझते हैं और इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। स्पेस सब्जेक्ट मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और जब बात हो अपने पड़ोसी की तो हर कोई अपने पड़ोसी पर नज़र रखता है, क्योंकि इसकी कामयाबी और नाकामी का असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। सबसे पहली बात, चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात, भारत अपने इकॉनमी सोर्स के अलावा बड़े विजन के साथ अपने अर्निंग सोर्स भी बढ़ाना चाहता है। आखिर हर साल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को हर साल इतना सारा फंड दिया जाता है, आखिर वो भी नासा की तरह कमाने के काबिल हों। यही सोच है इस वक्त भारत की। और अब ये अर्निंग सोर्स कैसे हो सकते हैं, इसके लिए आप समझ लें कि किसी भी मुल्क की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे मुल्क का अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान चाइना के ज़रिए अपने सैटेलाइट को स्पेस पर भेजता है। स्पेस मुस्तकबिल में बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। मिसाल के तौर पर टूरिज़म, स्पेस, सैटेलाइट और डेटा सेलिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस है जो मुस्तकबिल में मुल्क की इकॉनमी और तकदीर को बदल सकता है। भारत अच्छी तरह जान चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साइंस की तरक्की जिस जगह भी हो हमें तासब के तौर पर नहीं, लर्निंग के तौर पर और मोटिवेशन के तौर पर लेना चाहिए कि वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं। भारत इस पैसे को स्पेस पर लगाकर इसको 10% ज़्यादा प्रॉफिट कर ला सकता है। चांद पर पहुंचने वाले बाकी मिशन से बहुत ज़्यादा कम बजट पर किया जा रहा है। दूसरा, भारत की सिक्योरिटी और मिलिट्री मकसद के लिए ये मिशन इंतहाई ही अहम है, क्योंकि मुस्तकबिल में सैटेलाइट पावर जिसकी अच्छी होगी, मुस्तकबिल की जंगों में इसका पलड़ा भारी होगा। अब भारत को चाइना को लेकर यही डाउट्स हैं जिनको वो काउंटर करना चाहता है और पाकिस्तान पर भी नज़र रखना चाहता है। ये सोच भारत को तीसरी दफ़ा चंद्रयान मिशन के लिए खींच लाई है। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के स्पेस क्राफ्ट चांद पर लैंड कर चुके हैं और भारत ने पहले 2 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन इसको कामयाबी नहीं मिली। अगर तीसरी दफ़ा वो कामयाब हो जाते हैं तो नासा जैसे प्रोजेक्ट को हासिल कर सकेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भारत को एंट्री मिल जाएगी। चंद्रयान 2 को भी मुकम्मल तौर पर फेल नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपना सफ़र जो ज़मीन पर 3,84,400 किलोमीटर सफ़र था तय कर चुका था। लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया था, जिसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। ये लैंडिंग के इंतहाई करीब था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से क्रैश हो गया। इसके साथ मौजूद विक्रम रोवर ने 2 हफ्ते चांद की सतह को स्टडी करके इसका डाटा ज़मीन पर भेजना था, लेकिन जैसे ही इसका राब्ता ज़मीन से ख़त्म हुआ तो ये मिशन ख़त्म हो गया। अब चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल यानी ज़मीन की सतह से हमेशा ना नज़र आने वाले एरिए की तरफ लैंड करवाया जाएगा, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। कहा जाता है चांद के इस हिस्से पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं। इसके साथ साथ कई कीमती मिनरल्स भी इस जगह पर मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर मौजूद धब्बों और गढ़ों को स्टडी करके हम अपने सोलर सिस्टम की बहुत सी नई चीज़ों को जांच सकते हैं। इसके अलावा इंडिया एक अपनी बेस बना सकता है, जिस पर रहकर वो ज़मीन को स्टडी कर सकता है और वो अपने मिशन को प्लान करके ना सिर्फ चांद बल्कि दूसरे प्लैनेट्स भी भेज सकता है। यानी चांद के करीब सिर्फ सोलर सिस्टम और दूसरी प्लैनेट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है और जान सकता है। चंद्रयान 3 में काफ़ी गलतियों को सुधारा गया है। इसका वज़न काफ़ी कम किया गया है और डिज़ाइन को भी सुधारा गया है। इसकी लैंडिंग लेग्स को बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया गया है और इंजन पावर को भी अच्छा किया गया है, जो कि चंद्रयान 2 की निस्बत काफ़ी अच्छी है। क्योंकि जब भी कोई रोवर चांद की सतह पर लैंड कर रहा हो तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इंजन काफ़ी पावर दरकार होती है। इसके लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाली व्हीकल्स का डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतर बनाया गया है।
जो कि पहले 2500 किलोग्राम वज़न उठा सकती थी और अब 4000 किलोग्राम वज़न उठा सकती है। दुनिया में 71 कंट्रीज़ में से सिर्फ 11 कंट्रीज़ ने जिन्होंने चांद पर मिशन भेजा। इनमें से भी मून लैंडिंग में सिर्फ 3 मुल्क ही कामयाब हुए, जिसमें चाइना, अमेरिका और रशिया शामिल हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल मिशन है जिस पर चांद पर पहुंचने के लिए एक स्पेस रोवर को 3 दिन लगते हैं। इस दौरान रोवर अगर ज़रा सा भी अपने ज़मीन ऑर्बिट से हट जाए, इसको ठीक करने के लिए टाइम बहुत ही कम होता है। दूसरी मुश्किल है चांद पर एटमॉस्फेयर का ना होना। पहले तो ये कहा जाता था कि शायद चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं, लेकिन हालिया स्टडी की बिना पर कहा जाता है कि चांद पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत ही कम मकदार है, सिर्फ 10 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद, जो कि चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है। एटमॉस्फेयर होने की वजह से मसला ये होता है कि चांद पर किसी पैराशूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसा कि मार्स पर कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि इसका सारा वज़न इसके टफ्टर यानी धक्का देने वाले इंस्ट्रूमेंट पर पड़ जाता है और ये लैंडिंग काफ़ी रिस्की हो जाती है। इसके अलावा टम्परेचर चांद के साउथ पोल पर इंतहाई कम रहता है, जिसकी वजह से थर्मल शॉक इनके पुर्जों को तोड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन का टूट जाना भी इंतहाई रिस्की है, जिसकी वजह से बहुत से चांद के मिशन क्रैश लैंडिंग का शिकार हो चुके हैं। अब इसरो ने चांद की साउथ पोल पर एक ऐसी आइडियल जगह को ढूंढा है जो कि ना ज़्यादा ठंडी हो और ना ज़्यादा गर्म हो। चांद की सरफेस भी ऊपर नीचे ना होने की बजाय बिल्कुल फ्लैट या काफ़ी हद तक फ्लैट हो। लैंडर के इस हिस्से से एक रोवर बाहर आकर चांद की इस सरफेस की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेगा और अर्थ की तरफ इसका डाटा भेज देगा। मज़ीद इसके अंदर अर्थक्वेक यानी ज़लज़लों को डिटेक्ट करने के भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। साथ साथ ये सोलर वेव्स के असर को भी दिखा सकता है। भारत के इसरो के सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसने एक शेप नाम के इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया है, जो कि एक्सोप्लैनेट यानी ज़मीन के अलावा दूसरे सितारों को भी खोज सकता है और इसके साथ साथ ये अलग होकर चांद पर मौजूद रोवर्स और ज़मीन पर कम्युनिकेशन का काम भी कर सकता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से कम्युनिकेशन लॉस होने का मसला ख़त्म, डाटा प्राइवेसी का मसला ख़त्म और किसी और मुल्क की सैटेलाइट इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने का मसला ख़त्म, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज अगर इंडिया इस मिशन को कामयाब कर लेता है, आगे गगनयान मिशन के ज़रिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर भेजने के लिए वो पहले ही प्लान कर चुका है और भारत को इस मिशन के लिए एडवांस मुबारकबाद। और मुझे यकीन है जैसे भारत पाकिस्तान से इकॉनमी के मामले में आगे निकल चुका है, इसके बाद स्पेस के अंदर इसकी गलतियों और कोताहियों को निकालने के अलावा हम इससे सीखेंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा बल्कि ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसी खोज दुनिया को देगा जो कि दुनिया को फ़ायदा पहुंचाए। देखें, जो शख्स जिस चीज़ पर मेहनत करे और इसमें कामयाबी हासिल कर ले तो वो इसकी कामयाबी डिज़र्व करता है। और वैसे भी साइंस का कोई रिलीजन नहीं होता। बाकी मेरी तरफ से इस मिशन को बेस्ट ऑफ लक। और बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर